Good morning, students. We discuss today about the next CNS disease, that is multiple sclerosis. Multiple sclerosis is actually it is a demyelinating disease of the central nervous system, which affects both the brain and the spinal cord. Okay, it is actually a demyelinating disease. Disease of central nervous system, and it affects brain and spinal cord. This disease is actually an autoimmune disease of the white matter. It is actually an autoimmune disease. Disease of white matter, which occurs, this autoimmune disease of the white occurs, which occurs due to the interaction of genetic factors and some unknown environmental factors. Unknown environmental factors. ठीक है, ये क्या है? बेसिकली इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो नर्व सेल्स जो होती है, जिसके ऊपर एक माइलिन शीट होती है, वो माइलिन शीट हट जाती है। माइलिन शीट हट जाती है, फिर धीरे धीरे कुछ टाइम के बाद इसके अंदर एक्सोनल की डिजनरेशन भी हो जाता है। एक्सोन्स जो होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जहां जहां एरिया डिस्ट्रॉय होता है वहां पे एक स्कार टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे अपन प्लैक भी बोलते हैं, PLAQUE बता रहा हूं मैं। तो ये तो क्या है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज है, किसकी है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, जो ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड दोनों को अफेक्ट करती है। और क्यों होता है और क्या है? एक्चुअली क्या है, ये ऑटोइम्यून डिजीज है व्हाइट मैटर की, और इसके अंदर कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, जैसे कि देखा गया है कि अक्सर, लेकिन ये कोई रूल्स नहीं है, अक्सर ये देखा है जेनेटिक फैक्टर्स में फीमेल्स हुई और जीआर उनके अंदर, जिसके अंदर HLA-DR2 टाइप को जीन है, एसओ के अंदर देखा गया कि इस तरह की चीज होती है, प्लस interaction of this and some unknown environmental factors. Unknown environmental factors. कुछ books जो होती है, some books say that these environmental factors may also be connected with what we say is vitamin D, because it is seen that this disease is predominant in northern and southern regions as compared to the equator. So these are just speculations. Okay. So coming next, what happens, क्या होता है कि ये एक्सॉन, ये नर्व सेल है, ये डेंड्राइट्स है, ये एक्सॉन, और ये वापस दूसरे एक्सॉन से कम्युनिकेट करता है, दूसरी नर्व सेल से कम्युनिकेट करते हैं डेंड्राइट्स। अब एक्सॉन्स होते हैं, एक्सॉन के ऊपर एक माइलिन शीट होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है। क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है। और ये सारे जो ब्रेन है, इसके चारों तरफ क्या होती है? मेनिंजेस होते हैं। मेनिंजेस होते हैं, दे आर आल्सो नोन एज ब्लड ब्रेन बैरियर्स। और ये जो होते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर्स ऐसे, जिसमें से कोई कोई चीज ही पास होती है, हर कोई चीज इसके थ्रू पास नहीं हो पाती। यहाँ तक कि जो एंटीबॉडीज जो होती है, ये या इम्यून सिस्टम की जो सेल्स होती है, ये भी जल्दी से पास नहीं हो पाती। लेकिन किसी तरह एक तरह का कुछ खास पास, एक तरह से जिसे बोलते हैं VIP पास होता है, उसके थ्रू ये पास हो पाती है। लेकिन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स या कुछ ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से बाकी भी कुछ इम्यून सेल्स इधर पास हो जाती है, और ये क्या करती है? अटैक करना चालू हो जाती है। और माइलिन शीट को भी जो होती है, कुछ अलग तरह की सेल्स होती है जो माइलिन शीट का निर्माण करती है, बनाती है।
लेकिन वो जो एंटीबॉडीज जो होती है, और मैंने बताया ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये एंटीबॉडीज क्या करती है, इस सेल को भी तहस नहस कर लेती है। जब तहस नहस करती है, अटैक करती है, तो क्या होता है, ये जो माइलिन शीट बनाने वाली थी वो माइलिन शीट नहीं बना पाती है, और कुछ टाइम के बाद माइलिन भी हट जाता है और ये सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन नेचर के अंदर कुछ ऐसा सिस्टम रहता है कि कई बार कुछ चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है तो फिर से वहां पे नई सेल्स उसका काम करना चालू कर लेती है। लेकिन जब ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है तो अल्टीमेटली वो सिस्टम फेल हो जाता है। ठीक है, तो एनीवे ये क्या होता है, माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब माइलिन शीट डिस्ट्रॉय हो जाती है तो एक्सॉन्स कुछ टाइम के बाद, क्योंकि एक्सॉन्स क्या हो गए, बिल्कुल न्यूड हो गए, यानी उसके ऊपर जो शीट थी वो खत्म हो गई। अब ये एक्सॉन्स भी धीरे धीरे टूटने डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं और वहां पे प्लेक का फॉर्मेशन होने लग जाता है। स्क्लेरा जिसे बोलते हैं, या प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ये ध्यान से सुनना, प्लेक का फॉर्मेशन हो जाता है। अब अपन जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के जो साइंस और सिम्टम्स पढ़ेंगे, क्लिनिकल फीचर्स पढ़ेंगे, वो डिपेंड करेंगे कि जो प्लेक का फॉर्मेशन है ये किस एरिया में होता है, ब्रेन के किस एरिया में होता है, या स्पाइनल कॉर्ड के कौन से एरिया में होता है, और उसका क्या फंक्शन है। तो उससे रिलेटेड फंक्शंस अफेक्ट हो जाएंगे, फंक्शंस डिस्ट्रॉय हो सकते हैं या अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन विच पार्ट ऑफ द नर्व सेल इज डिस्ट्रॉयड, विच पार्ट which axons or the nerve cells of which part of the brain or spinal cord are destroyed. That is, we can also say, so where there is the formation of plaque, जहां पे plaque है, plaque का मतलब क्या, वो एरिया डिस्ट्रॉय हो चुका है, और वो डिस्ट्रॉय हो चुका तो उसके फंक्शंस भी डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस का बेस बता रहा हूं कि किस मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होता है। ठीक, अब this multiple sclerosis can be divided into, it can be classified into 4 types. This can be classified into, मैं सबको मिटा लेता हूं ताकि हमारे पास स्पेस है। क्लासिफिकेशन, फर्स्ट क्लासिफिकेशन है जिसे अपन बोलते हैं प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेकेंड है, सॉरी मैं पहले प्राइमरी के पहले दूसरा बताता हूं मैं। प्राइमरी तो अपन इसको सेकेंड में बताएंगे क्लासिफिकेशन में। पहला जो होगा उसका बोलते हैं अपन रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। Then we will talk about primary progressive multiple sclerosis. Next is secondary progressive multiple sclerosis. Secondary progressive multiple sclerosis, and the last is progressive relapsing multiple sclerosis. Progressive relapsing मल्टीपल स्क्लेरोसिस। अब इसको क्लासिफिकेशन को कैसे समझेंगे, किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, ये अपन जानेंगे। व्हाट इज रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। पहले आप सुन लीजिए, फिर इसको मैं ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा कि व्हाट इज रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस।
ये जो होता है ये 80% केसेस के अंदर RRMS, रिलैप्सिंग रेमिटिंग, दैट इज RRMS, दिस टाइप ऑफ द डिजीज, दिस टाइप ऑफ द जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है 80% केसेस के अंदर यही होता है, और ये क्लिनिकली स्टेबल होता है इन बिटवीन द एपिसोड्स। यानी जो देखिए वर्ड आ रहा है ना, रिलैप्सिंग रेमिटिंग, यानी बार बार हो रहा है, नहीं बार बार हो रहा है, यानी बीच का हिस्सा क्या हो रहा है, बीच का हिस्सा स्टेबल है। तो ये ऐसा स्क्लेरोसिस होता है जो बीच के जो एपिसोड्स, इन एपिसोड्स के बीच का जो टाइम होता है वो स्टेबल होता है, ठीक है, तब कोई तकलीफ नहीं होती। सेकेंडली प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ये 10% केसेस में होता है, और ये धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोग्रेस होता है डिसेबिलिटी का, लेकिन इसके अंदर कोई सुपर इम्पोज रिलैप्सेस नहीं होते। क्या होते हैं? देयर आर नो सुपर इम्पोज रिलैप्सेस। ये क्या होता है? 80% केसेस में होता है, स्टेबल इन बिटवीन एपिसोड के बीच में जो होता है स्टेबल होता है। प्राइमरी प्रोग्रेसिव के अंदर ये है कि ये ग्रेजुअली, देयर इज ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ डिसेबिलिटी, ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ डिसेबिलिटी, यानी इन सब में क्या हो रहा है? डिसेबिलिटी हो रही है। डिसेबिलिटी क्या हो रही है वो अपन बताएंगे। इसमें कई तरह की डिसेबिलिटी होती है। देखिए, इसमें सेंसरी डिसेबिलिटी हो सकती है, मोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, ठीक है। तो इसमें किस तरह की डिसेबिलिटी? ग्रेजुअली प्रोग्रेसिंग, धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है, और इसके अंदर जो एपिसोड्स होते हैं बीच के कुछ रिलैप्सेस के, वो क्या कहते हैं अपन, इसमें सुपर इम्पोज्ड वो एपिसोड्स नहीं होते। कमिंग टू द सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस, इन दिस देयर इज ग्रेजुअल प्रोग्रेशन ऑफ डिसेबिलिटी। जैसे कि इसके अंदर जाते हैं, इधर भी क्या हो रहा है? ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हो रहा है, इधर भी क्या हो रहा है? ग्रेजुअल प्रोग्रेशन हो रहा है। लेकिन डिफरेंस क्या है? एक तो ये है कि सेकेंडरी है, और दूसरा क्या है? देयर में विथ और विदाउट सुपर इम्पोज रिलैप्सेस, ठीक है, विथ और विदाउट सुपर इम्पोज रिलैप्सेस, फॉलोइंग विथ और विदाउट सुपर इम्पोज रिलैप्सेस, फॉलोइंग किसके बात होते हैं? फॉलोइंग द इनिशियल रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, यानी शुरू में तो ये होता है और उसके बाद प्रोग्रेसिव रहता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अब लास्ट है प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। लगभग जो 5% केस जो होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। इसमें देयर इज ग्रेजुअल प्रोग्रेस ऑफ डिसेबिलिटी फ्रॉम द ऑनसेट विद रिलैप्सेस लेटर इन द कोर्स ऑफ डिजीज। खैर, इसको मैं आपको ग्राफ के थ्रू समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। आप फिलहाल चारों चीज को समझ लीजिए। क्या क्या है? रिलैप्सिंग रेमिटिंग, दैट इज RRMS, PPMS, SPMS एंड PRMS। क्लियर? नाउ इसको मैं शॉर्ट में बनाऊंगा ताकि इसके आगे ग्राफ बना सकता हूं मैं, आपको बना के बता दूं मैं। कौन सा बना है? फर्स्ट है रिलैप्सिंग, फर्स्ट क्या है? रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ओके, सो व्हाट इज दैट? अगर ये ग्राफ बनाते हैं अपन, ठीक है, मैंने कॉमन बना दिया, चारों को समझा दूंगा मैं। राइट, ये जो ग्राफ शो करता है, ये वाला जो y एक्सिस है, ये शो करता है डिसेबिलिटी, और ये होता है डिसेबिलिटी ओवर टाइम। ओवर, ये दिख रहा है, देख लेते हो, इट इज डिसेबिलिटी ओवर टाइम। ओके, ये टाइम लिखा हुआ TIME,
ठीक है। अब RRMS के अंदर क्या होता है? RRMS के अंदर ऐसा होता है कि ये जैसे आप ये समझ लीजिए, ये प्रोग्रेस कर रहा है, नीचे आ रहा है, फिर स्टेबल हो रहा है, फिर प्रोग्रेस कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर स्टेबल हो रहा है, इस तरह से। यानी आप देखते हैं कि धीरे धीरे एक बीच का जो पीरियड होता है जो स्टेबल होता है तब कोई तकलीफ नहीं होती और फिर से इसका अटैक आता है। लेकिन डिफरेंस एक ये होता है कि जब नेक्स्ट अटैक आता है तो जो सिम्टम्स, साइंस एंड सिम्टम्स जो मैं आगे डिस्क्राइब करने वाला हूं, तो वो उस केस में क्या होता है कि अटैक के दौरान कुछ फंक्शंस के अंदर डिसेबिलिटी हो जाती है, वो फिर से ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसा एरिया जो होता है डिसेबिलिटी का वो थोड़ा सा रह ही जाता है। अगली बार वो डिसेबिलिटी वो वापस से जब ये इसका अटैक आता है तो डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज होता है बढ़ता जाता है। सो रिलैप्सिंग रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस, दिस इज फॉर द फर्स्ट वन, ये जो ग्राफ है। सेकेंड ग्राफ बना रहा हूं मैं, ये था क्या था? प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर ये कंटिन्यूस प्रोग्रेसिव ही रहता है, यानी डिसेबिलिटी पहले केस में क्या डिसेबिलिटी होती है लेकिन काफी हद तक ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ परसेंटेज रह जाता है। अगली फिर अटैक होता है, डिसेबिलिटी का परसेंटेज बढ़ता जाता है। इसके अंदर लगातार डिसेबिलिटी, यानी एक अटैक होने के बाद जो दूसरा अटैक आता है उसके अंदर वो जो पहले वाली डिसेबिलिटी से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी वो डिसेबिलिटी जो रहती है आगे और बढ़ती जाती है। दैट इज प्राइमरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। थर्ड इज सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर आप ये देखोगे कि शुरू में तो या ये वाला ग्राफ देखोगे, देखिए अब जैसे शुरू में तो आएगा ऐसा ऐसा और फिर बढ़ जाता है। फिर क्या होता है? शुरू में तो इस तरह से रहता है, उसके बाद अचानक से बढ़ जाता है। ओके, दैट इज सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यानी कि ये मैंने एक चीज और बताई थी, हाँ चलो इसी में बताता हूँ। सेकेंडरी प्रोग्रेसिव मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर अपन ये पढ़ते हैं कि सेकेंडरी रीजन होता है और शुरू में कम, मतलब इस तरह से चलता है, उसके बाद बढ़ जाता है। नहीं, कमिंग टू द लास्ट, दैट इज दैट विल से प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो आप ये देखोगे कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा ही होता है। क्या होता है? इसका ग्राफ कुछ ऐसे ही होता है, लेकिन इसका जो इसकी रिलेटिव जो अपन क्या कहते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है वो एकदम से बढ़ती जाती है। ऐसा भी नहीं होता है, ऐसा भी नहीं, दोनों के बीच का रहेगा इस तरह से। समझ में आया कि दोनों का ये नहीं बनाया सही में, ये कुछ ऐसा होता है, समझ लीजिए। कंपैरेटिवली इससे ज्यादा कम टाइम पे और फास्टर होता है। ठीक है, दैट इज प्रोग्रेसिव रेमिटिंग। ये भी रेमिटिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, ये भी रेमिटिंग है, बट इट इज प्रोग्रेसिव, स्पीड से बढ़ना, स्पीड से बढ़ना। तो ये डिफरेंस है चारों टाइप के, जो इसका जो क्लासिफिकेशन है, इसका डिफरेंस इस ग्राफ के माध्यम से आप समझ सकते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द क्लिनिकल फीचर्स। जैसा मैंने बताया कि इसके जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं, इसका ये डिपेंड करता है कि स्क्लेरा का फॉर्मेशन हुआ या प्लेक का फॉर्मेशन किस एरिया में होता है। तो इसके हिसाब से अलग अलग साइज एंड सिम्टम्स होते हैं, लेकिन इसके साइज एंड सिम्टम्स यानी इसके जो अफेक्शन होते हैं, ये यानी डिसेबिलिटी होती है, वो किस किस फॉर्म में हो सकती है? मोटर डिसेबिलिटी हो सकती है, सेंसरी मोटर फंक्शंस, सेंसरी फंक्शंस एंड कॉग्निटिव फंक्शंस।
कॉग्निटिव फंक्शंस। ठीक है, इन सब के अंदर अफेक्शन हो सकता है, डिसेबिलिटी हो सकती है। इसको कई तरह से समझा सकते हैं। मैं जो तरीका समझा रहा हूं जिसमें है कि एक तो होता है टिपिकल, जिसे अपन बोलते हैं चारकोर्स ट्रायड। क्या कहते हैं? चारकोर्स ट्रायड। तो इसके अंदर क्या होता है? चारकोर्स ट्रायड या चारकोर्स न्यूरैल्जिया, इसके क्लिनिकल फीचर्स में बता रहा हूं। चारकोर्स न्यूरैल्जिया, ट्रायड, इसके अंदर बहुत सारे साइंसेस हैं, आपको समझ में आएंगे। चारकोर्स न्यूरोलॉजिकल ट्रायड, इसके अंदर तीन चीज सबसे पहले समझो, उसके बाद उसकी और डिटेल में जाएंगे अपन। सबसे पहला जो है ये है डिस्रार्थिया, then nystagmus, and the last strike का last है intentional tremors। इंटेंशनल ट्रेमर्स, डिस्रार्थिया जैसे कि मैंने बोला डिफिकल्टी इन स्पीच, बोलने में तकलीफ होती है, दिक्कत आती है, लेकिन दिस डिस्रार्थिया इज ऑल्सो एसोसिएटेड में और इट ऑल्सो अफेक्ट्स द फंक्शंस लाइक इट विल अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ डिग्लूटिनेशन, जिसकी वजह से साथ में क्या हो सकता है? देयर इज डिस्फेजिया। क्या होगा? डिस्फेजिया होगा। और इसमें डिस्फेजिया के अलावा और क्या हो सकता है डिस्रार्थिया के अंदर? ये जैसे कि ईटिंग के अंदर तकलीफ, ये डिस्फेजिया उसका हिल गया पर स्टिल मतलब कि चबाने में तकलीफ हो सकती है, और टॉकिंग में तकलीफ होती है, बोलने जैसे वही बोलने के अंदर तकलीफ होती है, डिस्रार्थिया। तो देयर में बी डिफिकल्टी इन ईटिंग, टॉकिंग, दैट इज देयर में बी डिस्फेजिया, खाना खाने में भी तकलीफ होती है। जब निस्टैग्मस की बात करते हैं तो निस्टैग्मस एक मोटा टर्म है। अब आईज के अंदर भी दो तरह के लॉस हो सकते हैं, सेंसरी लॉस हो सकते हैं, यानी देखो एक फिर से बता दो, डिस्रार्थिया ये तब होगा जबकि इसका जो लीजन होगा ये डिस्रार्थिया के अंदर जो लीजन होता है, अगर लीजन ब्रेन स्टेम में हो, इसमें हो, अगर लीजन जो है यानी प्लेक का जो लीजन यानी कि जो तकलीफ है यानी कि प्लेक का फॉर्मेशन स्क्लेरा जो होता है, ये अगर प्लेक का फॉर्मेशन ब्रेन स्टेम में हो, ब्रेन स्टेम, तो इस तरह की कंप्लेंट हो सकती है। उसी तरह निस्टैग्मस या आई से रिलेटेड कंप्लेंट कब होती है? जब आई से रिलेटेड जो नर्व सेल्स होती है, आई से रिलेटेड नर्व सेल्स के अंदर प्लेक फॉर्मेशन होता है, तो इसमें कई तरह की निस्टैग्मस के साथ साथ एसोसिएटेड कई कंप्लेंट हो सकती है। निस्टैग्मस क्या होता है? इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट ऑफ द आई मसल्स की वजह से आई बोल्स इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट करते हैं, जैसे आप ये देखिए, जैसे मैं कंट्रोल में नहीं कर पा रहा था, आप देख पा रहे हैं ऐसे, दिस इज निस्टैग्मस। ठीक है, और क्या हो सकता है? देयर मे बी पेन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ आई, देयर मे बी पेन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ आई, देयर मे बी लॉस ऑफ विजन, यानी कि ब्लाइंडनेस होती है, कोई भी एक आंख हो सकता है कि एक आंख चली जाए, उसमें बिल्कुल नजर ना आए, या देयर मे बी ब्लरिंग ऑफ विजन, blurring of vision, there will be the presence of dark spots in the vision, यानी विजन के अंदर कुछ ऐसा एरिया जहां पे कुछ नजर नहीं आता, यानी डार्क स्पॉट्स नजर हो सकते हैं। फिर डबल विजन हो सकता है, एक्सेट्रा, डबल विजन। ठीक है, देख लीजिए मैं क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैंने डिस्रार्थिया में बताया कि ब्रेन स्टेम में लीजन हो तो डिस्रार्थिया, दैट इज डिफिकल्टी इन टॉकिंग, देन देयर मे बी आल्सो एसोसिएटेड विद डिफिकल्टी इन ईटिंग, डिस्फेजिया एटसेट्रा। इन केस ऑफ निस्टैग्मस when the brain the nerve cells of the eye are affected, then there are complaints like there may be the movement, the painful movement of the eye, loss of vision, blurring of vision,
ब्लड धुंधला धुंधला नजर आता है, डार्क स्पॉट्स नजर आ सकते हैं विजन के अंदर, डबल विजन यानी मसल बराबर वर्क नहीं करती है, तो एक आई की मसल दोनों जो आई की मसल से बराबर से एक चीज पे जो बाइनोकुलर विजन होना चाहिए वो पूरी तरह से बाइनोकुलर विजन नहीं होता है, सो देयर इज डबल विजन. Okay, now coming to the intentional tremors, when the motor pathway of the spinal cord is affected, when motor pathway of स्पाइनल कॉर्ड इज अफेक्टेड, तो क्या क्या हो सकता है इंटेंशनल ट्रेमर से. तो वर्ड आएगा इंटेंशनल यानी कोई चीज उठा रहा है, कोई चीज हाथ से उठाया जा रहा है, कुछ कर रहे हैं, तब हाथ क्या होने लग जाते हैं, कांपने लग जाते हैं. सो देयर मतलब जो कांपने लग जाते हैं, ट्रेमल होने लग जाते हैं. सो दैट इज इंटेंशनल ट्रेमर्स. सो देयर मे बी एसोसिएटेड विद मसल वीकनेस, स्पास्टिसिटी, एटेक्सिया वगैरह वगैरह. क्या क्या होगा साथ साथ, देयर मे बी muscle weakness, muscle spasticity, or sometime in very severe cases there can also be paralysis. कभी कभी पैरालिसिस भी हो सकता है, मसल्स वीक हो सकती है, मसल स्पास्टिक हो सकती है, पैरालिसिस भी हो सकता है. तो ये इसके और भी फीचर्स मैं बताऊंगा, पर ये है जो जिसका प्रोमिनेंट फीचर है जिसको अपन बोल सकते हैं चारकोर्स, न्यूरोलॉजिकल ट्रायड, डिसरार्थिया, निस्टैग्मस एंड इंटेंशनल ट्रेमर्स. ओके, कमिंग नेक्स्ट, ये अपना हो गया. अब आगे की बात करते हैं अपन मल्टीपल स्क्लेरोसिस के अंदर कि और इसमें क्या क्या चीज हो सकती है. अब सपोज प्लेक्स हो सकते हैं सेंसरी पाथवे में. क्या हो गया इसमें आ गए सेंसरी पाथवे में है, तो क्या होगा, देयर में भी नमनेस, नमनेस हो सकती है, पिन एंड नीडल चुभने जैसा सेंसेशन है, उल्टा भी हो सकता है, पैरास्थेसिया हो सकता है, हर्मिट साइन. ठीक है, लिख रहा हूं प्लेक्स इन sensory pathway, plaques in sensory pathway. So there may be symptoms like numbness, tingling, पिन चुभने जैसा, पिन प्रिकिंग ऑफ पिन, प्रिकिंग ऑफ पिन. ठीक है, और हो सकता है हाइपरएस्थेसिया, like sensation, hyperesthesia like sensations. ठीक है, then there may be one जो जिसे बोलते हैं one जिसकी स्पेलिंग है हर्मिट्स, H है, L है, LHERMIT, हर्मिट्स साइन. हर्मिट साइन में क्या होता है कि जब नेक को झुकाते हैं, क्या करते हैं, जब नेक को ऊपर आगे की ओर झुकाते हैं तो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन फील होता है. देखो आप जब जैसे वो नेक को झुकाएगा तो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होगा नेक में, जो शोल्डर्स की तरफ रेडिएट होंगे. तो दैट इज नोन एज हर्मिट्स साइन. ठीक है, क्या होगा, देयर विल बी व्हेन द पर्सन फ्लेक्सेस हिज नेक देयर विल बी इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन्स व्हिच रेडिएट्स टू शोल्डर्स. So this is one of the signs and symptoms of multiple sclerosis. Then, if there is plaque of if the plaque involves autonomic nervous system, अगर autonomic nervous system को involve कर लेंगे plaque, तो there may be bowel and bladder movements will be affected. जैसे कि urinary incontinence bowel हो सकता है, that is
bowel and bladder symptoms dysfunction, यानी कि डिसफंक्शन हो जाएंगे जिसकी वजह से ब्लैडर एंड बॉवल सिम्टम्स नजर आ सकते हैं। और देयर में आल्सो भी सम थिंग्स लाइक मतलब कि सेक्सुअल फंक्शंस अफेक्टेड होंगे, सेक्सुअल functions may be affected. Okay, sexual functions may be affected. Now, apart from this, जैसे मैंने बताया था, देखिए मैंने क्या क्या चीजें बताई थी कि मोटर फंक्शंस अफेक्ट होते हैं, सेंसरी फंक्शंस अफेक्ट होते हैं या हो सकते हैं, और क्या था कॉग्निटिव फंक्शंस, कॉग्निटिव। तो अब अपन आते हैं कॉग्निटिव फंक्शंस के ऊपर। सो हायर फंक्शन या जिसे बोलते हैं हायर फंक्शंस ऑफ द ब्रेन में बी अफेक्टेड। इट में रिजल्ट इनटू द थिंग्स लाइक पुअर कंसंट्रेशन यानी चीजों के ऊपर एकाग्रता या ध्यान लगा नहीं सकते हैं, और देर में भी मतलब द क्रिटिकल थिंकिंग में भी अफेक्टेड, क्रिटिकल थिंकिंग यानी क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग ये अफेक्ट हो सकती है, और डिप्रेशन, एंजाइटी ये सारी चीजें भी इसके अंदर आती है। ऑल्सो भी डिप्रेशन यानी हायर फंक्शंस ऑफ द ब्रेन, डिप्रेशन, एंजाइटी etc. So these are the different signs and symptoms of multiple sclerosis, but it varies in space and time. It varies in space and time. ठीक है? So these are some of the signs and symptoms. So there can also be a spectrum of symptoms in case of multiple sclerosis. Okay. एक और इसके अंदर होता है साइन, अगर मुझे याद आता है तो मैं आपको बताता हूँ, उससे अपन शायद उन्थॉफ्स साइन कहते हैं, UNTHOFF, उन्थॉफ्स। एक और इसी के अंदर मैं बता रहा हूँ, UNTHOFF, उन्थॉफ्स साइन ये होता है कि द कंप्लेंट्स आर एग्रीवेटेड विद द हीट, द कंप्लेंट्स आर एग्रीवेटेड विद द हीट, यानी कि सपोज उसने गर्म बात लिया, यानी गर्म पानी से अगर उसने नहा लिया या कुछ ऐसी या कुछ एक्सरसाइज कर ली, तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी कंप्लेंट बढ़ जाएगी। दैट इज नोन एज उन्थॉफ्स साइन। उन्थॉफ्स साइन क्या होता है कि मतलब कंप्लेंट्स आर एग्रीवेटेड या इंक्रीज with heat. For example, he has taken a hot water bath या hot water springs होते हैं, वहां पे जाके उसने बात ले लिया या एक्सरसाइज कर ली बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुई, उसकी कंप्लेंट्स बढ़ गई। तो दैट इज नोन एज उन्थॉफ्स साइन। तो अपन ने दो तरह के साइन इसमें जाने, एक उन्थॉफ्स साइन और एक हर्मिट साइन। हर्मिट साइन में क्या होता है कि when the person flexes, when the patient flexes his neck, there will be electric shock like waves radiating to the shoulders. Right? Now coming to the what we say diagnosis, क्या डायग्नोसिस किस तरह करते हैं? इसके डायग्नोसिस में एक MRI है, डायग्नोसिस क्या है इसमें? MRI है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, देन सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के अंदर आप क्या देखोगे? देयर विल बी इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज। क्यों? अपन ने पढ़ा था इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ऑफ द व्हाइट मैटर। तो देयर विल बी इंक्रीज्ड प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज एंड दोस प्रेजेंस they will be prominently seen in the places wherein there is the formation or where you can see the plaques. यहाँ पे plaques नजर आएंगे, वहां पे आपको चीज ज्यादा नजर आएगी। तो ये तो एक आध और भी जिसे अपन विजुअल इवोक पोटेंशियल भी बोलते हैं, ये विजन का टेस्ट है, विजुअल इवोक पोटेंशियल। Okay, so this is all about
multiple sclerosis, I'll just do a rapid recapitulation. What is multiple sclerosis? Multiple sclerosis क्या होता है? ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है व्हाइट मैटर का, और इसके अंदर कई तरह के कुछ जेनेटिक फैक्टर्स और कुछ अननोन एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, इनके बीच में कुछ इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से होता है। और होता क्या है? होता ये है कि देयर इज डीमाइलिनेशन ऑफ द नर्व सेल्स। नॉट ओनली डीमाइलिनेशन के अलावा नर्व सेल्स के जो है एक्सोन जो एक्सोनल लॉस भी होता है, मतलब पहले तो इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, डीमाइलिनेशन होता है, एक्सोनल लॉस हो जाता है। एक्सोनल लॉस हो जाते हैं और जो एरिया खराब हो जाता है वहां पे स्क्लेरा फॉर्मेशन या दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ प्लैक, वहां पे आपको प्लैक नजर आने लग जाएंगे, तो पता चल जाएगा कि ये हिस्सा खराब हो गया यानी डिसफंक्शन हो गया। और जो साइंस एंड सिम्टम्स है ये उस पर डिपेंड करते हैं कि कहां पे आपको प्लैक नजर आ रही है, जो जहां पे प्लैक नजर आ रहे हैं यानी वो एरिया अब डिसफंक्शनिंग है और जिसकी वजह से इससे रिलेटेड साइंस एंड सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके साइंस एंड सिम्टम्स तीन अलग अलग कैटेगरी में मतलब इसको तीन तरह से डिवाइड कर सकते हैं। देयर में भी मतलब ये जो बता रहा हूँ ये अलग अलग भी हो सकते हैं, एक साथ मिक्स भी हो सकते हैं। सेंसरी लॉस होता है, मोटर लॉस होता है और कॉग्निटिव फंक्शंस के अंदर के भी डिसफंक्शन होता है सर। और इसके जो इसको चार तरह से क्लासिफाई कर लेते हैं, जिसमें कि रेमिटिंग रिलैप्सिंग होता है, प्राइमरी प्रोग्रेसिव, सेकेंडरी प्रोग्रेसिव रिलैप्सिंग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। चार तरह के बताए थे। एक में अलग अलग मैंने इसको अलग अलग ग्राफ्स के माध्यम से बताए थे कि किस तरह अपन इसको समझ सकते हैं। फिर जब क्लिनिकल फीचर है तो उसमें क्लिनिकल फीचर में एक अपन ने पढ़ा दैट इज नोन एज चारकोट न्यूरोलॉजिकल ट्रायड, जिसमें तीन चीजें अपन ने जानी, डिसरार्थिया, देन निस्टैग्मस एंड अनइंटेंशनल ट्रेमर। डिसरार्थिया के साथ एसोसिएटेड होता है कि डिस्फेजिया होता है, डिफिकल्टी इन टॉकिंग होता है, डिफिकल्टी इन ईटिंग एटसेट्रा, ये एसोसिएटेड रहते हैं। निस्टैग्मस के, और ये कब होता है जब कि ब्रेन स्टेम कुछ प्रॉब्लम होती है। अब निस्टैग्मस ये सब आई की कंप्लेंट कब होती है? जब आई की जो नर्व से रिलेटेड जो नर्व सेल्स है वो अफेक्ट होती है, और इसमें कई तरह के सिम्टम्स होते हैं कि निस्टैग्मस तो बता ही नहीं, इनवॉल्विंग मूवमेंट ऑफ द आई होल्स है, देन देयर कैन बी लॉस ऑफ विजन, टोटल लॉस ऑफ विजन, और देयर में बी black spots in the vision, or there may be the vision may be blurred, or it may appear double, that is double vision, और blurring of the vision etc. ठीक है, और भी विशेष में हो सकते हैं, ये तो कुछ पता है कॉमन होते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरालजी भी हो सकती है, कुछ और कंप्लेंट भी हो सकती है। ठीक है, देन जो था क्या कहते हैं अपना इनवॉल्यूटरी मूवमेंट, इंटेंशनल ट्रेमर्स यानी मसल्स वगैरह अफेक्ट हो गया, मसल्स देयर में भी वीकनेस ऑफ द मसल्स, spasticity in the muscle, and even there can be in extreme cases there can be total paralysis, right? Then there are other functions, उसके अलावा दूसरी जो चीजें होती है कि देयर में भी दूसरे सेंसरी लॉस में भी देयर में भी टिंगलिंग, नम्बनेस, हाइपरेस्थेसिया, और एक जो साइन बताया था हर्मिट साइन की, जब पेशेंट नेक को फ्लेक्स करता है तो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन होते हैं जो शोल्डर्स में रेडिएट करते हैं। ठीक, हर्मिट साइन के अलावा एक और साइन बताया तो उथॉफ साइन में बताया कि इसकी जो कंप्लेंट होती है एग्रीवेशन फ्रॉम हीट, एग्रीवेशन फ्रॉम हॉट वाटर बाथ और हॉट बाथ, और एग्रीवेशन फ्रॉम एक्सरसाइजेस, दैट इज नोन एज उथॉफ साइन। Then autonomic nervous system functions may be affected, which may cause the symptoms like the loss of the functions of the bowel and bladder, और sexual functions भी इसके अंदर लॉस हो जाते हैं। और हायर फंक्शंस की बात करें तो थिंकिंग अफेक्ट हो सकती है, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें इसमें अफेक्ट होती है। और इसके डायग्नोसिस के अंदर जो टेस्ट जो होते हैं, एमआरआई हुआ है, या अगर आप सीएसएफ स्टडी करेंगे सेल्स तो उसमें एंटीबॉडीज की प्रेजेंस नजर आएगी। एंटीबॉडीज की प्रेजेंस क्यों नजर आएगी? क्योंकि बेसिकली जो हमने इसके बारे में पढ़ा वही है कि इट इज एन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, तो बहुत सारे एंटीबॉडीज उस एरिया में नजर आएंगे जो एरिया अफेक्टेड होगा। ओके, थैंक यू।